हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 मार्च 2025 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। और सबसे पहली जो न्यूज़ यहाँ पर बनाई गई है वो है बधाई, चैंपियंस ट्रॉफी भारत की होली। अब देखिए, पिछले वर्ष जून में बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 23 डब्ल्यूटीसी फाइनल और उसके बाद 2023 में वनडे विश्व कप का फाइनल भी खेला था, फिर टी20 विश्व कप जीता और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। और न्यूजीलैंड को उन्होंने 4 विकेट से हराया है। 12 साल बाद भारतीय टीम बनी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता। 3 बार भारत ने जीती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद 2002 में संयुक्त विजेता बना था भारत श्रीलंका के साथ, क्योंकि वो बारिश के कारण मैच बाधित हो गया था। इसमें जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो रनरअप रही है यानी न्यूजीलैंड, उसको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में विजेताओं की अगर हम बात करें तो 98 में साउथ अफ्रीका, 2000 में न्यूजीलैंड, 2002 में भारत श्रीलंका संयुक्त रूप से, 2004 में वेस्ट इंडीज, 6 में ऑस्ट्रेलिया, 9 में ऑस्ट्रेलिया, 13 में भारत, 17 में पाकिस्तान और अब 2025 में भारत ने इसे जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हर वोट की अहमियत, इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान और प्रत्येक मत की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा है कि हर वोट का अपना महत्व है, भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर उसका कोई भी प्रभाव हो। इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तहसील हंडिया के सैदाबाद के चकरपुरंदर में ग्राम प्रधान चुनाव में हुई विसंगतियों को उजागर करते हुए दोबारा मतगणना का आदेश दिया है। कहा है कि अदालत इस बात से चिंतित नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इससे कि कोई सत्ता में कैसे आया। यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए और लोगों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका में मंदिर को फिर बनाया गया है निशाना, भारत ने इसकी निंदा की है। अमेरिका में एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया गया है। लॉस एंजलिस में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह के कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स स्थित स्वामीनारायण मंदिर पर आपत्तिजनक संदेश लिखकर इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भारत ने इस घटना की निंदा की है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने कहा है कि सैन बर्नार्डिनो काउंटी के चीनो हिल्स में शहर के श्री स्वामीनारायण मंदिर को अपवित्र किया गया है। BAPS में एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि मंदिर की अपवित्र किया गया है और इस बार यह घटना कैलिफोर्निया में की गई है। तो हालांकि अमेरिका में ये घटना पहली नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और इस पर अमेरिकी सरकार से आपत्ति भी दर्ज की गई है, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकलता। सिर्फ आपत्ति दर्ज की जाती है और फिर मामला शांत हो जाता है। उत्तर प्रदेश के JS विश्वविद्यालय ने बेची राजस्थान में 300 फर्जी डिग्रियां। एसओजी की गिरफ्त में आया उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद स्थित JS विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुकेश कुमार ने दलालों के माध्यम से राजस्थान में करीब 300 फर्जी डिग्रियां बेची थीं और प्रत्येक डिग्री के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक वसूले गए थे। एसओजी की जांच में सामने आया है कि सुकेश 2 विश्वविद्यालय खोलने की योजना बना रहा था। इनमें से एक एकलव्य ट्राइबल विश्वविद्यालय राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और दूसरा मेघालय में अनंत इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के नाम से। जांच में सामने आया है कि सुकेश और उसके विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नंदन मिश्र ने जयपुर निवासी दलाल अजय भारद्वाज के साथ मिलकर राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित कई राज्यों के युवाओं को पुरानी तारीखों में फर्जी डिग्रियां बेची हैं।
मुद्दों की गर्मी चढ़ाएगी संसद का सियासी पारा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही सियासी पारा चढ़ने की पूरी आशंका है। विपक्ष ने डुप्लीकेट फोटो, मतदाता पहचान पत्र में कथित फर्जीवाड़े, वफ्त बिल, टैरिफ बार के साथ भारत को अपमानित करने के ट्रंप प्रशासन के व्यवहार और मणिपुर में हिंसा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सरकार की वफ्त संशोधन बिल को इसी सत्र में पारित करने के इरादे से पीछे हटने के मूड में भी नहीं है। भाषा विवाद के साथ लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या में कमी की आशंका को लेकर शुरू हुई खींचतान जैसे मामले भी सियासी पारे को चढ़ाएंगे। महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए उपयुक्त था गंगा का पानी। प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवालों एवं अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए उपयुक्त थी। हालांकि यह भी कहा गया कि पानी की गुणवत्ता परखने के लिए अलग अलग तिथियों पर एक ही निर्दिष्ट स्थान से और एक ही दिन अलग अलग स्थानों से एकत्रित किए गए नमूनों में डाटा में भिन्नता देखी गई है। राजधानी में प्रादेशिक सेना करेगी यमुना की सुरक्षा। दिल्ली में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यमुना को साफ कर इसे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह विकसित करने का वादा किया है। चुनाव में भाजपा को जीत मिलने के साथ ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। 3 वर्षों में इसे निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी में यमुना की सुरक्षा के लिए एक बार फिर से प्रादेशिक सेना का सहयोग लेने की तैयारी है। इसमें पहले वर्ष 2023 में कुछ माह के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से दिल्ली में यमुना की सफाई के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए टीए की तैनाती की गई है। उस समय यमुना और नजफगढ़ नाले की निगरानी के लिए प्रादेशिक सेना की बटालियन की स्थापना की भी बात की जा रही थी। दिल्ली के जल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि भाजपा सरकार अपने वादे के अनुसार यमुना को स्वच्छ व अविरल बनाएगी। दिल्ली की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। यमुना डूब क्षेत्र में रहे अतिक्रमण व खनन माफिया को रोकना आवश्यक है। औद्योगिक अपशिष्ट बहाकर कचरा व मलबा डालकर नदी को दूषित करने वालों को भी रोकना होगा। एक सौ एक महिलाओं को सौंपे गए मालिकाना हक के दस्तावेज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री उदय योजना के मामले में नई उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आयोजित 10 शिविरों में 432 महिला आवेदकों ने अनधिकृत कॉलोनियों से संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया। इनमें से 285 आवेदनों का समाधान किया गया है और 101 महिलाओं को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के कई इलाकों में 10 शिविर लगाए गए हैं और इन शिविरों पर 432 महिलाओं ने अनधिकृत कॉलोनियों में अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया है। इनमें से 285 आवेदकों को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया है और 101 महिलाओं को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए हैं। अमेरिका के लिए कृषि उत्पादों का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं भारत। ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के लिए कृषि उत्पादों का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। भारत की 70 करोड़ से अधिक आबादी अब भी कृषि पर निर्भर करती है। किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करती भारतीय अर्थव्यवस्था के हक में नहीं होगा। अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए एक भारतीय बाजार को खोलने पर या उन उत्पादों पर शुल्क कम करने पर भारतीय संघ और ब्रिटेन में भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। इन दिनों यूरोपियन संघ और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत की वार्ता चल रही है। यूरोपीय संघ चीज व अन्य दुग्ध उत्पादों पर शुल्क कटौती की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है। पहली बार प्राइवेट कंपनी ने बनाया LCAMK1A का पिछला हिस्सा।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत की सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इसकी मिसाल रविवार को उस समय देखने को मिली जब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज ने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A का पिछला हिस्सा या रियर फ्यूलेज तैयार कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के रक्षा विनिर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में मील का पत्थर बताया है। फ्यूलेज विमान का मुख्य हिस्सा होता है, जबकि रियर फ्यूलेज टेल सेक्शन और इससे जुड़े कलपुर्जों को सहारा देता है। नए आयकर विधेयक में अफसरों को और अधिकार देने का दावा गलत। इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। सरकार को अभी तक तदर्थ जजों की नियुक्ति के लिए नहीं मिली सिफारिशें। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए हाई कोर्ट में एड हॉक यानी तदर्थ अस्थायी जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्ग प्रशस्त किए जाने के बावजूद 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार को संबंधित हाई कोर्ट से उम्मीदवारों के नाम के प्रस्ताव नहीं मिले हैं। 18 लाख से अधिक आपराधिक मामलों के लंबित होने पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को हाई कोर्ट को अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अनुमति दी थी, जो कि कोर्ट की जजों की कुल स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान का अनुच्छेद 224A लंबित मामलों से निपटने में मदद के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को हाई कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है। सूत्रों ने कहा कि कानून मंत्रालय को अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट कॉलेजियम से अभी तक कोई सिफारिश नहीं मिली है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 1 अप्रैल से लागू होंगे जीएसटी के नए नियम। आगामी 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू होने जा रहे हैं। MFA लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूज़र के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। MFA के तहत वन टाइम पासवर्ड के बिना यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी यूज़र को इस माह के जीएसटी पोर्टल पर अपने फ़ोन नंबर को अपडेट करा लेना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस साल 1 जनवरी से प्रयोगात्मक तौर पर 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वालों के लिए MFA लागू किया गया था। फिर गत 1 फरवरी से 5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य किया गया था। अब 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए इसे अनिवार्य किया जा रहा है। आगामी 1 अप्रैल से ई-वे बिल के नियम में भी बदलाव किए जा रहे हैं। शेयर मार्केट की न्यूज़ है, इसको भी स्किप करेंगे और अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। यहाँ पर युद्ध की न्यूज़। ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा बॉर्डर के सीमांकन पर पुनर्विचार के दिए संकेत। दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया कि उन्हें दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण संधि पर विश्वास नहीं है और वे सीमा को संशोधित करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में 4 लोगों का हवाला देते हुए कहा गया कि फरवरी की शुरुआत में एक कॉल में उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा संधि को चुनौती दी थी और ट्रूडो ने कहा था कि उन्हें उनके साझा जल समझौते पसंद नहीं हैं। साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में कहा था कि आज फेंटाइनल पर टैरिफ लगाने के लिए जो बहाना ट्रंप दे रहे हैं वह पूरी तरीके से अनुचित और झूठ है। और युद्ध की न्यूज़ को हम स्किप ही करते हैं। तो ये आज का यानी 10 मार्च 2025 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।